नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज इजराइल हमास युद्ध के उस अंडरग्राउंड की बात होगी जो नई रणनीति के साथ शुरू हुआ है। गाजा बॉर्डर के पास 20 से ज्यादा टैंक एक साथ देखे गए हैं। इस तस्वीर के क्या मायने हैं और हमास अब भी कितनी बड़ी चुनौती है, ये आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इजराइल हमास युद्ध में विध्वंस और विनाश पर हमने 3 वीडियो कुंजी तैयार की हैं। एक रात में हमास के ठिकानों पर 150 बम बरसाए गए। इजराइल की वायुसेना कैसे हमास ठिकानों को तबाह कर रही है, उसके कमांडर को एक एक करके कैसे खत्म कर रही है, ये भी आपको बताएंगे। इजराइल के अंडरग्राउंड ऑपरेशन में अचानक आए बदलाव की इनसाइड स्टोरी भी आपको दिखाएंगे, जिसके पीछे 50 साल पुरानी एक कहानी है। साल 1973 की वियतनाम वाली लड़ाई से कैसे अमेरिका ने सबक सीखा और कैसे आज इजराइल भी उस सबक से सतर्क है, इस पर हमने एक विशेष कुंजी तैयार की है। अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। इसके मायने क्या हैं और क्या इस मीटिंग से इजराइल हमास युद्ध पर कोई असर होगा, इसकी चर्चा करेंगे। इस मुलाकात पर ईरान की नजर क्यों है, ये भी आपको बताएंगे। सत्ता के न्यूज मित्रों की आर्थिक चिंता बढ़ाने वाला अपडेट भी हम दे दें। नवरात्रि के बाद से देश भर में प्याज के दाम अचानक बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में एक हफ्ते में प्याज की कीमतें 2 गुनी हो गई हैं। इसकी खुदरा कीमतें 75 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। बढ़ती कीमतों पर सरकार का कहना है सप्लाई बढ़ाकर प्याज के दाम कम किए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 51,000 युवाओं को रोजगार का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र बांटे। कहा युवाओं के लिए यह दीपावली का गिफ्ट है। सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। रात 1:05 से 2:24 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। 18 साल बाद शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगा है। चंद्र ग्रहण का आप पर क्या असर होगा, इस पर हमने एक जानकारी वाली न्यूज रील तैयार की। तो फिलहाल खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको गाजा पर इजराइल के अब तक का सबसे बड़े और बारूदी कहर का आज का वीडियो दिखाते हैं। गाजा पर भारी बमबारी, 20 टैंक से ग्राउंड ऑपरेशन जारी। हमास की सुरंगों पर प्रहार, बंकर बम बना हथियार। בשעות האחרונות הגברנו את התקיפות בעזה. חיל האוויר תוקף באופן נרחב מטרות תת-קרקע ותשתיות טרור. हमास के 150 ठिकाने तबाह, कई लड़ाकों की हुई मौत। دارنا كنا فيها فيش، احنا ما عندناش حدا، كلها اطفال صغار، كلها مليانه اطفال صغار 21 شو। हमास दिखा रहा दम, इजराइल में रॉकेट वर्षा। जिनपिंग से मिलेंगे बाइडेन, ईरान के खिलाफ चक्रव्यूह।所以中美双方需要对话，我们要恢复对话。 विध्वंसक होते युद्ध की TV9 पर ग्राउंड रिपोर्टिंग। TV9 की टीम इस वक्त इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पर स्थित उस जगह पर है जहां पर 5-5 देश एक साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले TV9 के कैमरे पर आप इजराइल और सीरिया के उस बॉर्डर को देखिए। ये जो फेंसिंग लगी है ये इजराइल की फेंसिंग है। सामने की फेंसिंग जो है वो सीरिया के लिए बनी हुई फेंसिंग है। तो 130 सेकंड के वीडियो ट्रेलर से आप समझ गए होंगे कि 22 दिन बाद भी इजराइल और हमास का युद्ध कितना भयानक रूप ले चुका है। हर दिन ये जंग नए हथियारों, नए सिरे से आक्रमण और नई रणनीति के साथ प्रहार के बाद
और भी बारूदी और विस्फोटक हो रही है। ऊपर से अमेरिका, रूस, चीन, ईरान जैसे देशों की एंट्री ने इसे और भी विनाशक बना दिया है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भी भुगतना पड़ रहा है। सत्ता में सबसे पहले आज इस युद्ध के अंडरग्राउंड ऑपरेशन की बात करेंगे, जिसमें लड़ाई आमने सामने की है, जिसमें इजराइल ने पूरी ताकत एक साथ झोंक दी है। इजराइल के सैनिक हमास को मिटाने के लिए खास योजना के तहत जंग मैदान में उतर चुके हैं। गाजा में आए बारूदी बवंडर की तबाही वाली तीव्रता को आसानी से समझने के लिए हमने इस पर 4 वीडियो कुंजी तैयार की हैं। बम, मिसाइल, टैंक, तोप से विस्फोट वाली इस वीडियो कुंजी में युद्ध के और बारूदी होते माहौल की पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के टैंक आक्रमण की, जो जमीनी और आमने सामने की लड़ाई में नेतन्याहू आर्मी का सबसे मजबूत और सबसे घातक हथियार है। आईडीएफ की ओर से जारी 30 सेकंड की तस्वीर को देखिए। इसमें कम से कम आपको 20 टैंक नजर आएंगे। सारे टैंक एक जगह हैं, एक साथ हैं और एक ही तरफ कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे निकलते गोले के निशाने पर हमास के गुप्त ठिकाने हैं, हमास के घात लगाए बैठे खूंखार लड़ाके हैं। इजराइल की सेना ऐसे ही टैंक के साथ चुन चुन कर हमास के बड़े बड़े कमांडर्स को मार रही है, ताबड़तोड़ गोले बरसा रही है। वॉरजोन से आए लेटेस्ट वीडियो के साथ तैयार दूसरी वीडियो कुंजी और भी ज्यादा खौफनाक है। अंडरग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजराइल की सेना ने कल रात फिर वही किया जो 3 हफ्तों से गाजा में हो रहा है। आसमान से जोरदार प्रहार, मिसाइल, रॉकेट और बम से हमास के ठिकानों पर हमला। बताया जा रहा है इजराइल की वायुसेना के 100 लड़ाकू विमानों ने गाजा में हवाई हमला किया। हमास के 150 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। हमास की सुरंगों को खासतौर पर हिट किया गया। हमास के तहखानों को बम से ध्वस्त कर दिया गया। हमास के हथियार गोदामों को मिसाइल अटैक से धुआं धुआं कर दिया गया। तो हमास की तबाही की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भूमध्य सागर की तरफ से भी नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। पानी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत हमास के अड्डों पर आक्रमण कर रहे हैं। इसका वीडियो सबूत आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर तरफ से हमास पर हमले किए जा रहे हैं। तो युद्ध का यह वक्त इजराइल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन में ही सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। इजराइल यहां पर हर कदम फूंक कर रख रहा है, क्योंकि इजराइल को पुख्ता तौर पर यह नहीं पता कि सुरंग में हमास के लड़ाके कहां पर छिपे हुए हैं, किस दिशा से घात लगाकर बैठे हुए हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, हथियारों की संख्या कितनी है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इजराइल के हमले में कहीं बंधकों को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हमास पहले ही ये कह चुका है कि हम बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए इजराइल ने बड़े ग्राउंड ऑपरेशन से पहले 150 अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह किया, इंटरनेट सिस्टम को ठप किया, बिजली व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। उसके बाद अपने सैनिकों और टैंकों को ऑपरेशन के लिए भेजा। आपको बता दें कि अब तक जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक अभी हमास के पास 200 बंधक हैं। खैर, अभी चुनौतियों को समझते हुए इजराइल ने हवाई हमले और पानी से हमले में कोई भी नरमी नहीं बरती है। इसका अंजाम यह हुआ कि गाजा में हर दिन तबाही का नया दृश्य देखने को मिल रहा है, खासतौर पर उन इलाकों में जो हमास का गढ़ माने जाते हैं। कुछ पॉइंटर्स में समझिए इस वक्त गाजा के हालात क्या हैं। गाजा में टोटल ब्लैकआउट है, मतलब कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठप है। हमास जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर इजराइल पर हमले कर रहा था, उनको बर्बाद कर दिया गया है। गाजा में इंटरनेट सेवा बंद है। मोबाइल टावर, कम्युनिकेशन सेंटर्स पर भी बमबारी की गई है, जिसके बाद हमास के लड़ाकों का संपर्क दुनिया से टूट चुका है। बिजली नहीं होने की वजह से, ईंधन की कमी की वजह से अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। घायलों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है।
इलाज की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। अस्पताल में दवाओं की भी भारी कमी है। और तो और गाजा में लोग दाने दाने को मोहताज हैं। खाने पीने की भी भारी किल्लत है। ये तो ऐसी चोट है जिसके जख्म से गाजा तो करा ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमास को हो रहा है, क्योंकि इजराइल उन इलाकों में ज्यादा बम बरसा रहा है जहां हमास के लड़ाके प्लानिंग कर रहे हैं या फिर डर कर छिपे हुए हैं। इजराइल के सेलेक्टिव आक्रमण का अंजाम यह है कि पिछले 22 दिनों से हमास के 22 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में भी 2 कमांडर्स को इजराइल की सेना ने खत्म कर दिया। हमास के नौसेना का कमांडर रताब अबू मारा गया है। लोकेशन की सटीक जानकारी मिलने के बाद रताब अबू को मारा गया। समझिए यह हमास के लिए कितना बड़ा झटका है। रताब अबू ने 24 अक्टूबर को समंदर के रास्ते हमले के लिए घुसपैठ की योजना बनाई थी। हालांकि इजराइल ने समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। यह हमास की नेवल कमांड के लिए अहम सदस्य माना जाता था। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में भी रताब अबू की एक बड़ी भूमिका थी। इजराइल सेना के हमले में एक और कमांडर मारा गया है। उसका नाम है अबू रकाबा। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले की योजना बनाने में इसने बड़ी भूमिका निभाई थी। हमास की अटैक यूनिट का यह प्रमुख था। बताया जा रहा है कि इसी ने लड़ाकों को पैराग्लाइडर के जरिए इजराइल पहुंचने का प्लान बनाया था। इसकी मुख्य जिम्मेदारी ड्रोन हवाई हमले की योजना बनाने की थी। इसी के आदेश के बाद इजराइल की सेना की कई चौकियों पर ड्रोन से हमले किए गए। ये दोनों कमांडर इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए। गाजा में भारी बमबारी में हमास का कमांड सेंटर भी तबाह हो गया। खास बात यह कि इजरायली वायुसेना ने पिन पॉइंट अटैक किया है। इससे भी बड़ी बात यह कि इजराइल की सेना ने बंकर बस्टर बम का फिर से इस्तेमाल किया है। वही बंकर बस्टर बम जो पिछले कुछ दिनों से हमास की सुरंगों का काल बना हुआ है। कुछ सेकंड की न्यूज़ में देखिए कैसे इजराइल गाजा को समतल बनाने वाली कसम को पूरा करने के लिए बिना रुके हमले कर रहा है। בשעות האחרונות הגברנו את התקיפות בעזה. חיל האוויר תוקף באופן נרחב מטרות תת-קרקע ותשתיות טרור באופן משמעותי מאוד. בהמשך לפעילות ההתקפית שביצענו בימים האחרונים, כוחות היבשה מרחיבים את הפעילות הקרקעית הערב. צה"ל פועל באופן עוצמתי בכל הממדים על מנת להביא למימוש מטרות המלחמה. نتمنى اللي تقف معانا، بدناش اكل ولا شرب، بس تقف معانا توقف الحرب. قاعدين ما حسينا الا دبه زلزلت البيت وزلزلت الدنيا، دبه جامده. Clarified, this all of us under attack, and the world has to understand that we are going to fight and we are going to win. Les négociations sur nos otages. Nous veillerons donc, comme je le disais, à ce que cette action humanitaire soit pleinement coordonnée à l'égard principalement des populations de Gaza, à l'égard également des populations de Cisjordanie. Today, the General Assembly declared that a call, stop the war and stop it now, send the humanitarian assistance now. آبتیش رژیم جعلی اسرائیل که اگر فوراً جنایت علیه بشریت و And the only way to destroy Hamas is to root them out of their tunnels and their subterranean city of terror. आपने पहले भी बंकर बस्टर बम का नाम सुना होगा, इसके बारे में आपने जाना होगा। अब यह हमास के विनाश का सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है, इसलिए इसकी ताकत और खासियत पर हमने एक रिकैप वाली 40 सेकंड की कुंजी तैयार की। बंकर बस्टर बम का नाम है JBU-72। ये एक अत्याधुनिक 2268 किलोग्राम के वजन वाला गाइडेड बम है। असल में इसे तहखाना, बंकर, सुरंगों को उड़ाने के लिए ही बनाया गया है।
इस बम को फाइटर जेट से गिराया जाता है। यह बम पहले जमीन में छेद करता है, जमीन में 35 से 50 मीटर नीचे जाता है। अगर यह किसी इमारत पर गिरे तो उसकी नींव हिला देता है। बंकर बस्टर बम साधारण जमीन में 100 फीट तक गड्ढा कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को यह बम दे दिए हैं क्योंकि 2014 में हुए गाजा युद्ध के दौरान इजरायली सैनिक सुरंगों में फंस गए थे। हमास आतंकवादियों ने उन्हें बेरहमी से मारा था, इसलिए इजराइल ने इन बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया ताकि वो दूर से ही आतंकवादियों का सफाया कर सकें और उनके जवानों की जान बच सके। एक तरफ इजराइल ने बंकर बस्टर बम से लेकर मार्कवा ड्रोन तक का भरपूर इस्तेमाल किया है, वहीं दूसरी तरफ हमास भी अगले अपनी आने वाली हरकतों से जो वो कर रहा है लगातार बाज नहीं आ रहा है। मौका देखते ही इजराइल की तरफ रॉकेट आक्रमण वो लगातार कर रहा है। इजराइल के कई शहरों में गाजा की तरफ से रॉकेट दागे गए। हालांकि हमास के कई रॉकेट इजराइल के सुरक्षा कवच को नहीं भेद पाए हैं। कुछ रॉकेट्स के इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिरने से अफरा तफरी मच गई। और मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त गाजा बॉर्डर से मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, कल की तस्वीरें बहुत ज़्यादा विस्फोटक और विध्वंसक थी। क्या आज रात भी इस तरीके की प्लानिंग है? क्या अब कोशिश है इजराइल की किसी भी तरीके से इस तरीके से जो अंडरग्राउंड अटैक्स हैं पहले उसके जरिए हमास को ख़त्म करें और फिर आगे बढ़ें? राहुल जी, कल की तस्वीरें तो आपने दुनिया भर को दिखा दी। अब आज की तस्वीरें और अभी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। TV9 के कैमरे से आप गाजा को देखिए, गाजा में लड़े जा रहे उस युद्ध को देखिए, यहाँ पर जो गोले दागे जा रहे हैं वो भी देखिए। और मेरे कैमरा सहयोगी अमित आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से मुश्किल से मुझे अगर कोई दिक्कत ना हो तो 8 से 10 मिनट वॉक करके मैं गाजा पहुँच सकता हूँ। आप इस वक्त कैमरे पर धुआं देख रहे हैं, आग की लपटें देख रहे हैं, साथ ही में साथ गाजा का वो शहर देख रहे हैं जहाँ पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रहा है। कैमरे की अपनी एक सीमा है, उससे ज़्यादा मैं अपनी नंगी आंखों से देख सकता हूँ। मुझे वहाँ पर सैकड़ों घर, गाजा के घर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लगातार जो फायरिंग हो रही है, चाहे वो आर्टिलरी की फायर हो या फिर लगातार मशीन गन से जो फायर की जा रही है, उसकी आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है। पास के सामने वाली चोटी से अभी 2 मिनट पहले जब आप बुलेटिन कर रहे हैं उस समय मैंने देखा कि एक टैंक आया तेज़ी से और उसने फिर फायर किया। और ये जो धुआं देख रहे हैं आप और ये जो आग लगी हुई है, यह हमास के ठिकाने पर यहाँ पर आकर वो सेल गिरा और उसके बाद से आग और धुआं आप देख रहे हैं। तो गाजा शहर को, गाजा में हो रही तबाही को और साथ में गाजा में चल रहे ऑपरेशन को इस वक्त मैं लाइव उसी रूप में देख पा रहा हूं। जैसे कहते हैं ना कि महाभारत में बर्बरी एक ऊंचाई पर बैठकर एक ऊंची चोटी से पूरे महाभारत के युद्ध को देख रहा था, उस वक्त मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो सामने का जो युद्ध चल रहा है। और देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय लगातार जो धमाके की आवाज़ है, आर्टिलरी फायर की आवाज़ है, वो दिखाई दे रही है। TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे होंगे कि गाजा शहर, और गाजा शहर ऐसे लग रहा है कि बस मान लीजिए कि आप नोएडा के फिल्म सिटी में मौजूद हैं और वहाँ से आपको सेक्टर 18 में जाना है, बस 2 किलोमीटर की दूरी। वहाँ पर लग रहा है कि जैसे गाजा शहर है कि आप वॉक करके जा सकते हैं। आग की लपटें अभी भी आपको दिखाई दे रही है और लगातार इस तरह से फायरिंग हो रही है। और ये कुल मिलाकर हाल है यहाँ पर। TV9 का कैमरा आपको दिखा रहा है। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो वाकई बहुत ज्यादा विस्फोटक हैं। सामने धुआं दिखाई दे रहा है। गाजा मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर आपके है। लेकिन मनीष, बहुत सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि वहां हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। हमास शुरू से इजराइल पर यह आरोप लगाता रहा है कि इजराइल की सेना गाजा में आम नागरिकों, अस्पतालों, स्कूलों, धार्मिक स्थलों पर जानबूझकर टारगेट कर रही है। इन्हीं आरोपों के बाद अब इजराइल ने हमास की हकीकत को दुनिया के सामने लाने के लिए एक नया दावा किया है। IDF ने गाजा के सबसे बड़े शिफा अस्पताल को लेकर कहा है कि शिफा अस्पताल के तहखाने में हमास का कंट्रोल रूम है। यहाँ के तहखानों से वॉर ऑपरेशन होता है। हमास के कमांडर यहाँ से इजराइल पर हमले की प्लानिंग करते हैं, यहीं से लड़ाकों को हमले के निर्देश देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि वॉर रूम तक जाने के लिए अस्पताल में कई सुरंगें भी हैं। हालांकि अल शिफा अस्पताल पर हमास की सफाई भी सामने आई है। हमास की तरफ से कहा गया है कि अल शिफा में हमास का कमांड सेंटर नहीं है। हमास ने शिफा अस्पताल पर हमले की आशंका जाहिर की है और इजराइल के दावों को खारिज कर दिया है।
uses hospitals as their infrastructures. Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts for Hamas terrorists and commanders. That according to the intelligence we have in our hands, there is fuel in hospitals in Gaza, and Hamas is using it for its terror infrastructures. There's over 1,500 beds, 4,000 staff, and now it has also more people around the surroundings of the hospital. The red marks that you've seen before and you'll see later are red marks of buildings that are involved with Hamas, and we know it, and we have the proofs that they are with involvement of Hamas. Also has an entrance to those terror tunnels from inside the hospital wards, meaning from different places of the hospital you can go into an underground tunnel. और अब बात करते हैं इजराइल की सेना के एक और फ्रंट की, वो वेस्ट बैंक। यहां भी हमास के लड़ाके इजराइल के सिरदर्द बने हुए हैं। इसी को देखते हुए इजराइल ने वेस्ट बैंक में भी ऑपरेशन तेज कर दिया है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने घेराबंदी बढ़ा दी है। आईडीएफ ने घरों की तलाशी तेज कर दी है। कई इलाकों से सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हमास के लड़ाकों की धरपकड़ में तेजी कर दी गई है। इस दौरान इजराइल के सर्च ऑपरेशन का विरोध भी किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि हजारों लोग अपने घर में रहने के लिए मजबूर हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। गोलीबारी में कई फिलिस्तीनियों की मौत की खबर भी आ रही है। सिर्फ हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह भी इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत है। वो भी इतनी बड़ी मुसीबत कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के घातक हथियार मार्कवा टैंक को टारगेट कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है जिसके जरिए उसका दावा है कि गाइडेड मिसाइल से उसने मार्कवा टैंक को उड़ा दिया। इजराइल हमास युद्ध का आज 22वां दिन है और कल पहली बार इजराइल ने सुरंग ऑपरेशन शुरू किया। जो सुरंग हमास की सबसे बड़ी ताकत है, अब वो नष्ट होने लगी है। लेकिन सवाल ये कि इजराइल युद्ध के 3 दिन बाद ही जिन सुरंगों को नष्ट करने की बात हो रही थी, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की बात हो रही थी, उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? इसका कारण है अमेरिका वियतनाम युद्ध। आपके मन में यह सवाल होगा कि इजराइल हमास युद्ध से 50 साल पुराने अमेरिकी वियतनाम युद्ध का क्या लेना देना है। दरअसल गाजा में हमास की सबसे बड़ी ताकत है 1300 से ज्यादा वो सुरंग जिनकी लंबाई चौड़ाई 500 किलोमीटर से ज्यादा है। गाजा पट्टी की वियतनाम के साथ तुलना हो रही है, जहां अमेरिका ने 20 साल तक युद्ध लड़ा लेकिन जीत हासिल नहीं कर सका और उसे वापस लौटना पड़ा। वियतनाम में भी सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क था जिससे अमेरिकी सेना पार नहीं पा सकी। हमास ने गाजा पट्टी में भी सुरंगों का एक ऐसा ही जाल बिछाया हुआ है जिससे इजराइल की सेना को परेशानी हो रही है। इस बात का डर है कि जैसे ही अमेरिका उस वक्त फंसा था, कहीं इजराइल भी इस वक्त ना फंस जाए। इसलिए अमेरिका ने इजराइल को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन ना करने की सलाह दी है। अमेरिका के अनुभव से सीखते हुए इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। पहले एक छोटी सी रील देखते हैं और समझते हैं कि वियतनाम में क्या हुआ था जिससे इजराइल ने एक बड़ी सीख ली। इसके बाद आपको वियतनाम और गाजा में कुछ समानताएं भी बताएंगे। वियतनाम युद्ध में गुरिल्ला वॉरफेयर की वजह से अमेरिकी सैनिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अमेरिका ने इराक युद्ध में इससे सबक सीखा और अब अपने अनुभवों के साथ वो इजराइल युद्ध में आईडीएफ के साथ ग्राउंड पर मौजूद है ताकि गाजा के टनल वॉरफेयर में हमास का सफाया करते समय आईडीएफ के सैनिक कम से कम नुकसान के तहत अपने टारगेट को अचीव कर सके। टारगेट 2 हैं, टनल में घुसकर हमास का सफाया और बंधकों की रिहाई, और उसके लिए अमेरिका के टॉप जनरल और आईडीएफ के टॉप ऑफिसर मिलकर एक खास रणनीति के तहत अपने ग्राउंड एक्शन को अंजाम दे रहे हैं। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, हताहत मच जाएगी, तो वो सब ये सब देखिए, मुद्दा है मलबा इकट्ठा कर देना, नॉर्थ गाजा को बिल्कुल मिटा देना
और बाकी सब ड्रामा है, बाकी फसाड है, हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, दुनिया को परसेप्शन मैनेजमेंट में बिजी रखने का मुद्दा है। किसी तरह इजराइल जो है जो कर रहा है वो करता जाए। गाजा में जितनी बिल्डिंग्स हैं, जितने जो भी कंस्ट्रक्शन एरिया, सब धीरे धीरे मलबा बन जाए, फिर अपने आप हमास खत्म कर दें। तो देखिए, ये एक बड़ी चुनौती है और खास तौर से इसी चुनौती से निपटने के लिए कहा जा रहा है कि कल जो अंडरग्राउंड हमले किए गए थे वो अमेरिका के कहने पर ही इजराइल ने किए थे। इजराइल और अमेरिका ने अब कुछ सॉलिड रणनीति बनाई है। क्या है वो रणनीति, वो भी आपको बताएं। उससे पहले आप गाजा और वियतनाम के सुरंगों की समानता पर सत्ता की एक छोटी सी कुंजी देखिए और इसको बहुत ध्यान से समझिए। वियतनाम के लड़ाकों ने बड़े पैमाने पर सुरंग बनाई थी। गाजा में भी हमास 2007 से ही सुरंगों का निर्माण कर रहा है। दावा किया जाता है कि वियतनाम में कई 100 किलोमीटर का सुरंग का नेटवर्क था। गाजा में भी 1300 से ज्यादा सुरंगों वाला 500 किलोमीटर का लंबा नेटवर्क है। वियतनाम में विद्रोही अमेरिकी सैनिकों पर हमला करके सुरंग में छिप जाते थे। अमेरिकी सैनिक उन्हें ढूंढने में नाकाम रहते थे। गाजा में भी यही डर है कि हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर हमला करके सुरंग में घुस गए तो इजराइल की मुसीबत बढ़ जाएगी। वियतनाम में विद्रोही अमेरिकी सैनिक पर हमला करते थे, सुरंग के रास्ते दूसरी जगह पहुंच जाते थे। अमेरिकी सैनिक उन्हें पहचान नहीं पाते थे। गाजा में सुरंग का ऐसा नेटवर्क है कि हमला करके एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। इजराइल ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहता है। वियतनाम की सुरंग में गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग होती थी और हथियार रखे जाते थे। हमास भी सुरंगों का इस्तेमाल भी गोला और बारूद रखने के लिए ही करता है। वियतनाम में अमेरिकी हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट से सुरंगों की निगरानी नहीं हो पाती थी। ऐसी ही कुछ स्थिति गाजा में भी बन सकती है। तो यही तनाव, यही इस वक्त जो चिंता है वो इजराइल और अमेरिका के बीच बनी हुई है कि आखिर कैसे इस पूरे के पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाए। ये जो सुरंगें हैं इनको ख़त्म किया जाए, उसके बाद ही इजराइल और कहा जा रहा है अमेरिका की जो डेल्टा फोर्सेस हैं वो अंदर एंटर हो पाएंगी, यानी सही तरीके से अंदर जा पाएंगी। अभी तक की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एक तो ये स्ट्राइक की जा रही है, यानी कि इन सुरंगों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो जाती हैं और जो ऑपरेशन करती हैं उसके बाद फिर वापस वो लौट करके इजराइल में आ रही हैं। हालांकि जो पुरानी सबक कहा जा रहा है वियतनाम वाला, इसी से सीख लेते हुए इजराइल ने नई रणनीति बनाई है। पहली रणनीति, गाजा में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल होगा, जिसका ट्रेलर कल दिखा भी था। हमने आपको सत्ता की पहली कुंजी में पूरी खबर समझाई भी थी। दूसरी रणनीति, सुरंग को लॉक करने के लिए स्पॉन्ज बम का इस्तेमाल करना है। इससे सुरंग के रास्तों को बंद कर दिया जाएगा और हमास के लड़ाकों को घेर कर मारा जाएगा। तीसरी रणनीति, ऐसे अस्पताल और स्कूल जिन्हें हमास चोरी छिपे अपने कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल करता है, उसे एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया जाएगा। चौथी रणनीति, हमास के टॉप कमांडर्स को टारगेट करके मारना है। अब तक हमास के 25 से ज्यादा टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। पांचवी रणनीति, गाजा में हमास की सप्लाई चेन को काट देना है। ईंधन और फ्यूल की सप्लाई को पूरी तरीके से रोकना है। गाजा युद्ध में भले ही हमला हमास ने किया था, लेकिन अब इजराइल को बढ़त है। वो लगातार हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है। इजराइल के सामने हमास एक ऐसे विरोधी की तरह है जिसे दुनिया के कुछ मुट्ठी भर देश चोरी छिपे समर्थन दे रहे हैं। वो हमास को खुलकर समर्थन देने की स्थिति में नहीं है। इस स्थिति में सिर्फ एक देश है जो इजराइल पर जुबानी फायरिंग कर रहा है, वो देश है ईरान। ईरान कभी यूएन के मंच से तो कभी हमास लड़ाकों के साथ बैठकर इजराइल और अमेरिका को धमकाता है। वैसे ये अलग बात है कि सीधी लड़ाई से वो अभी दूरी बनाए हुए है, लेकिन धमकी देने में वो सबसे आगे है। दरअसल जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिका और चीन के रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। काफी लंबे समय से दोनों देशों के नेता एक दूसरे से मिले भी नहीं है, लेकिन अब सैन फ्रांसिस्को में नवंबर में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के मौके पर जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। दोनों तरफ से इस मुलाकात की पुष्टि भी हो चुकी है। हमारे पास जो बाइडेन समेत जो बाइडेन को लेकर जो इस वक्त जानकारी मौजूद है, उस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच प्रमुख रूप से इजराइल हमास युद्ध पर बातचीत होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका चीन के जरिए ईरान को युद्ध में नहीं पड़ने का संदेश देगा। चीन से ईरान को समझाने के लिए भी वो कह सकता है। चीन और ईरान के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी अच्छे हुए हैं। कई मामलों में दोनों देश साझेदार भी हैं। अमेरिका चाहता है कि इजराइल हमास युद्ध क्षेत्रीय युद्ध में ना बदले। वो इस युद्ध से ईरान को दूर रखना चाहता है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि अगर ईरान इस युद्ध में कूदा तो उसके कई सहयोगी देश इसमें उसके साथ आ सकते हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका जवाब में हमला करेगा तो कई और देश इस युद्ध में एंट्री करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
ऐसे में गाजा से शुरू हुआ ये युद्ध पूरे अरब में फैल जाएगा और धर्म युद्ध की शक्ल भी ले सकता है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने तो सरेआम कह दिया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो विश्व युद्ध 3 की शुरुआत हो जाएगी। वैसे ईरान पर अमेरिका की क्या रणनीति है, इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान ने कल से ही 2 दिनों का बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। 200 हेलीकॉप्टर इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं। ईरान ये दावा तो कर रहा है कि युद्धाभ्यास का इजराइल हमास युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है। इस युद्धाभ्यास के पीछे का उद्देश्य ईरान के दुश्मनों को सिर्फ चेतावनी देना। Say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. We'll maintain the inherent right of self-defense, and we will take all necessary measures to protect our forces and our interests overseas. And so hopefully they get that message loud and clear, and they will cease these attacks against our forces in Iraq and Syria. ईरान तैयार बैठा है कि कहीं उसके ऊपर किसी प्रकार का हमला हो तो उसके लिए तैयार रहेगा, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। सिर्फ प्रॉक्सीज के थ्रू, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, आतंकवादियों के थ्रू लड़ाई करता रहेगा। और सत्ता में अब बात वर्ष के आखिरी चंद्र ग्रहण की, जो आज शरद पूर्णिमा की रात लगेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में आज रात 1:05 से शुरू होकर 2:24 पर खत्म होगा। 1 घंटे 19 मिनट का ये चंद्र ग्रहण साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। हालांकि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक शुरू हो गया है, जिसके कारण मंदिरों के कपाट शाम को करीब 4 बजे ही बंद कर दिए गए। इस दौरान पूजा पाठ भी नहीं किया गया। कई मंदिरों में चंद्र ग्रहण के कारण शरद पूर्णिमा का उत्सव भी नहीं मनाने का फैसला हुआ है। इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का लगभग 12.5% हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढका हुआ दिखाई देगा, इसलिए आंशिक चंद्र ग्रहण इसको कहा जा रहा है। शरद पूर्णिमा में 18 वर्ष बाद ऐसा योग बन रहा है। इससे पहले वर्ष 2005 में ऐसा योग बना था, जब शरद पूर्णिमा पर आंशिक चंद्र ग्रहण लगा था। आमतौर पर कई ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्य ग्रहण को तनावपूर्ण स्थितियों और उथल पुथल से जोड़कर देखते हैं, जबकि विज्ञान के एक्सपर्ट इसे विशुद्ध खगोलीय घटना मानते हैं। दिल्ली में जो है 1:05 पर यह चंद्र ग्रहण दिल्ली में शुरू होगा और 1:05 से लेकर के यह 2:44 तक जो है यह हो रहा है ग्रहण। 2:40 तक समाप्त हो रहा है। ग्रहण को अशुभ माना गया है। यह माना जाता है कि हमारी जो सात्विक शक्तियां हैं वो प्रभावित होती हैं, तो उस समय कुछ चीजों को निषेध किया गया है। उसको सूतक काल कहा जाता है। सूर्य ग्रहण में सूतक 12 घंटे पहले लगता है और चंद्र ग्रहण में सूतक जो है वो 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। जैसे 1:05 पर ग्रहण लग रहा है तो सूतक जो है आज शाम 28 तारीख की शाम 4:05 से प्रारंभ हो गया है और यह सूतक जब चंद्र ग्रहण समाप्त होगा अर्थात 2:40 तक, तब सूतक समाप्त हो जाएगा।